अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। और फर्स्ट टॉपिक इज़ द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज़म, यानी नेशनलिज़म की एमरजेंसी क्यों आई, किस बेस पे लोग जो हैं वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हो गए, ठीक। उसके अलावा क्यों इतनी एसोसिएशंस बनी, क्यों इतने लोग जो हैं, क्यों इतने लोगों ने मास मूवमेंट की इतने बड़े जो है वो एम्पायर के ख़िलाफ़, ब्रिटिश एम्पायर के ख़िलाफ़, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इससे मैं आपको जो है वो प्रिस्क्राइब इसमें बताना चाहूँगा, जो मैंने इसके लिए नोट्स तैयार किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है वो इन चीज़ों को समझ पाएँ। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले नेशनल मूवमेंट में आया वो हम बात करेंगे आर्म्स एक्ट की, जो आया 1878 में। अब इस आर्म्स एक्ट में क्या था? इस आर्म्स एक्ट में किसी भी इंडियन को एलो नहीं था कि वो किसी किस्म का आर्म्स और एम्यूनिशन रखे। पहला इसमें ये चीज़ हुई थी, आर्म्स एक्ट में ये बात हुई। इसी दौर में, इसी सेम ईयर में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, सेम ईयर। इसमें क्या बताया गया था कि कोई भी न्यूज़पेपर अगर ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लिखा गया कुछ भी हो, वो ऑब्जेक्शनेबल पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आई थी इल्बर्ट बिल। अब ये इल्बर्ट बिल आया था कब? 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। इसमें क्या था? इसमें था टर्मिनेशन ऑफ जजेस को टर्मिनेट करना, और क्रिमिनल केसेस ऑफ इंडियंस एंड यूरोपियन सीन इक्वली। और इनमें क्या होगा कि जजेस जो होंगे इंडियन या जो ब्रिटिश के जजेस होंगे वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा इंडियंस को भी, और जो मुजरिम होगा, क्रिमिनल्स होंगे, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो अंग्रेज़ जो थे वो अपने आप के साथ जो है वो इंडियन जजेस को बराबरी की पावर का नहीं मान रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एजिटेशंस की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो हो गए, और जिसकी वजह से बाद में गवर्नमेंट को इस बिल को जो है विड्रॉ करना पड़ा था। अब एमरजेंसी ऑफ नेशनल मूवमेंट में सबसे अहम जो एसोसिएशंस बनी थी, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बनी थी उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन के बारे में पता है ना? इंडियन नेशनल यूनियन मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो किसने बनाई थी? A.O. ह्यूम में, एलन ओट्रेन ह्यूम। कब? कलकत्ता में 1883 में। उसके बाद बनी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो किसने बनाई थी? दादा भाई नेहरू जी। यू नो अबाउट व्हाट? दादा भाई नेहरू जी इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। पुणे सार्वजनिक सभा, ये किसने बनाई थी? M.G. रानाडे ने 1870s में। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, ये किसने बनाई थी? S.N. बनर्जी ने। कहाँ पे? कोलकाता में 1876 में। फिर एक एसोसिएशन बनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसके फाउंडर थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी। इन 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में अगर बताऊं तो बदरुद्दीन तैयब जी वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। कब? 1887 में। याद रखना, 1887 में बॉम्बे के प्रेसिडेंट, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो थी, मीन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उसके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। अब आगे क्या हुआ इसके बाद? अब इसके बाद जो है, इसके बाद असली जो स्ट्रगल जो शुरू होता है वो 1885 के बाद ही शुरू होता है। इन जो इल्बर्ट बिल आया, जो आर्म्स एक्ट आया, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, तो इन सब चीज़ों को देख के अब ये स्टार्ट जो है, यानी ये एक बुनियाद थी, ये एक बेस थी एक बहुत बड़े स्ट्रगल के लिए। अब स्ट्रगल जब शुरू हुआ तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ INC की, कि फॉर्मेशन ऑफ INC बनी 1885 में। पीछे जो हमने पढ़ा वो एसोसिएशन थी, ये जो है वो ये क्या बनी? ये एक जो है पॉलिटिकल एसोसिएशन बनी। वो सिंपल वो एक एसोसिएशन थी, ये पॉलिटिकल एसोसिएशन है। तो बाय किसने बनाई? A.O. ह्यूम ने। जिसमें क्या हुआ था? जिसमें 72 डेलीगेट्स मीट एट कहाँ पे? लंदन में। कब? दिसंबर 1885 में। जिसका फर्स्ट सेशन हो गया था 8 दिसंबर 1885 में। कहाँ पे? बॉम्बे में। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC थे वो कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। याद रखना, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC
उमेश चंद्र बनर्जी। और इनके बाद जो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो बनी थी किसकी, आईएनसी की, उनका नाम था एनी बसंत। और जो मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे उसका नाम था, अभी यहाँ पे बात आई, बदरुद्दीन तैयबजी। और इसके बाद आईएनसी की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, अभी तो गांधी जी बने थे, बिकम प्रेसिडेंट बने थे कब, 1924 में। कहाँ पे अनाउंस हो गई थी इनकी प्रेसिडेंशियल बेल्जियम में। और जवाहरलाल नेहरू जो है वो भी इसके प्रेसिडेंट बने थे, वो कब बने थे, 1929 में। कब, कहाँ पे, लाहौर में। और उसके अलावा इसके प्रेसिडेंट बने थे सुभाष चंद्र भी बने थे, बिकम प्रेसिडेंट कब बने थे, 1938, कहाँ, हरिपुरा में। और फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जो थे उनका नाम था जॉर्ज यूल, याद रखना, जॉर्ज यूल फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जो आईएनसी के बने थे। अब अगर हम बात करें आईएनसी जो है वो बाद में क्या हो गया कि बाद में जो है वो दो हिस्सों में बच गई। तो दो हिस्सों में बंटने के साथ सबसे पहला हिस्सा जो है जिनको हम मॉडरेट फेज कहते हैं, जो मॉडरेट्स में आते हैं। दूसरा फेज जो था वो क्या था, वो था एक्सट्रीमिस्ट फेज का। तो पहले हम मॉडरेट्स की बात करें जिनको रिफॉर्मिस्ट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर मॉडरेट्स में हम देखें लीडर कौन कौन थे, ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नेहरू जी, मैंने आपको पीछे ही बताया, दादा भाई नेहरू जी इज़ ऑल्सो नॉन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके अलावा बदरुद्दीन तैयब जी, उसके अलावा एम.जी. रानाडे, उसके अलावा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उसके अलावा एस.एन. बनर्जी, उसके अलावा फिरोज शाह मेहता, उसके बाद तेज बहादुर। ये कौन थे, ये लीडर्स ऑफ आईएनसी थे। आपको पता है गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे ना, उनका नाम क्या था, उनका नाम था जी.के. गोखले। जी.के. गोखले वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। अब वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे ब्रिटिश रूल इज़ ए ब्लेसिंग्स। वो कहते थे ठीक है हम ब्रिटिश रूल के अंडर ही काम करेंगे। फेथ इन पेटिशन, परसुएशन, प्रेयर, 3 P's, इस पे भी उनका फेथ था। एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल्स वो चाहते थे। मोर रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया के भी होने चाहिए। उसके अलावा वो चाहते थे कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग हो जाए। और उसके अलावा आईसीएस, जैसे आईसीएस था इंडियन, यानी जैसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम, इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो था वो पहले कहाँ होता था, इंग्लैंड में, लेकिन इन्होंने कहा, इन्होंने डिमांड रखी वो इंडिया में होना चाहिए। रिडक्शन ऑफ टैक्सेस एंड लैंड रेवेन्यूज़, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, वही जो हमने पीछे जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बताया था। उसके अलावा डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, और वो कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा मॉडरेट्स का फेज़। अब दूसरी की अगर हम बात करें, जो हमने लीडर्स पढ़े वो थे हमारे मॉडरेट्स लीडर। अब अगर हम बात करें वो हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट फेज़, जिनको रिवाइवलिस्ट कहा जाता है, रेडिकल्स कहा जाता है। अब इनमें लीडर कौन थे, लाल बाल पाल, याद रखना, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल मीन्स लाला लाजपत राय, बीजी तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और बीसी पॉल, ठीक है। ये 3 ऐसे लीडर थे, ये 3, और उसके अलावा एक और लीडर थे जिनका नाम था अरबिंदो घोष, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ये 4 लीडर ऐसे थे जो किस में जो एक्सट्रीमिस्ट फेस में आते हैं। इसमें एक चीज़ का आपने ये याद रखना है कि लाला लाजपत राय इज़ आल्सो नॉन एज लाइन ऑफ पंजाब, उनका क्या नाम था, लाइन ऑफ पंजाब। और उसके अलावा बीजी तिलक का एक फेमस जो है वो स्लोगन है उसका, वो उन्होंने कहा था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मीन्स स्वराज क्या होता है, स्वराज मीन्स होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उनने कहा था कि स्वराज यानी पूरी आज़ादी मेरा हक है और मैं इससे लेके रहूँगा, ठीक है। और बीजी तिलक के 2 जो उनने जो है वो न्यूज़पेपर्स हम बोल सकते हैं एक किस्म से, जिनने वो छापे थे, पब्लिश किए थे। एक का नाम था लोकमान्य, ठीक है, और दूसरे का नाम था मराठा केसरी, यानी एक मैगजीन जो उनने जो छापी हुई थी, ठीक है। अब इनके फीचर्स क्या थे, ये क्या बोलते थे, ये कहते थे हमें कोई ब्रिटिशर्स की उनके जस्टिस पे कोई यकीन नहीं है, हम नॉन कॉपरेशन रखते हैं ब्रिटिशर गुड्स के साथ, हम स्वदेशी मूवमेंट पे जो है वो क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। यू नो अबाउट स्वदेशी मूवमेंट मीन्स हिंदुस्तान खुद अपनी चीज़ें बनाए और उनका इस्तेमाल करे। और उनको वो क्या चाहते थे, वो कहते थे फेथ इन फोर्स मिल मीन्स एंड प्राइम रेजिस्टेंस, और वो चाहते थे डिमांडेड स्वराज मीन्स। एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, वो चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। थैंक यू।